वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मेरे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X। और मैं इसको बहुत अंदर तक लेकर आ चुका हूँ जंगल से। तो पहले हम जंगल के बाहर निकलते हैं और उसके बाद सारी बातें हमारी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए। ओके, बहुत ही घना है ये। और बाप रे। ओके, सो द इंजन इज ट्रैक्टेबल, सेकंड गियर पर भी इजीली चल रही है। ट्रैक्शन कंट्रोल अभी ऑन है। ये मैंने पहले से नहीं देखा हुआ था कि कुछ इस तरीके की ट्रेल हमें मिल सकती है। ओके, क्रैब जा रहा था, अभी क्रैब ने क्रॉस करा। So here you go. Welcome to the riding experience of the Triumph Scrambler 400X। और 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस का हमने भरपूर फ़ायदा अंदर उठा लिया है। कैमरा तो बहुत देर में ऑन करा था मैंने, पहले मैं अंदर घूम रहा था, रेकी कर रहा था कह लो। ओके, सीट हाइट 5 फुट 8 इंच है मेरी हाइट, और मेरे लिए कंफर्टेबल है, ठीक ठाक है। फ्लैट फुट तो नहीं कर पा रहा मैं, लेकिन अगर आपकी छोटी हाइट है तो आपके स्किल्स पर डिपेंड है, और आपकी बड़ी हाइट है तो फिर कोई बात ही नहीं है, मज़ेदार है आपके लिए। एग्जॉस्ट नोट बहुत ही अच्छा है, मतलब एक एंगेजिंग एग्जॉस्ट नोट है ये बहुत, और बहुत ज़्यादा बेस है इसमें। स्पीड 400 के कंपैरिजन में ज़्यादा बेस है। ओके, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द राइडिंग पोस्चर। तो राइडिंग पोस्चर इज अपराइट एंड रिलैक्स्ड, और हैंडल बार काफ़ी वाइड है तो आपको इनफ लेवरेज मिलता है, और वो सीना तान के आपको चलाने वाला जो फील है वो इसमें आएगा। तो आइए आपको राइडिंग पोस्चर इसका दिखा देता हूँ एक बार। और इसकी सीट हाइट जो है वो बढ़ चुकी है, पहले 790 mm की थी, अब 835 mm की हो चुकी है, बिकॉज ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ा है, व्हील बेस भी बढ़ चुका है, और बहुत सारे ज्योमेट्रिकल चेंजेस बाइक में हुए हैं। तो आइए इस पर बैठ जाते हैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ। तो मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, और जब आप थोड़ा सा वेट डालेंगे गाड़ी पर तो सस्पेंशन कंप्रेस होगा और आपके पैर जो है वो नीचे फ्लैट फुट तो कर लेंगे एटलीस्ट, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो। और मेरे जितनी हाइट है तो आप जो है टिप टो करते रहेंगे, और इस टिप टो में भी आप आराम से बैलेंस कर सकते हैं मोटरसाइकिल को। तो क्योंकि ये स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल है, सीट हाइट ज़्यादा ही रहती है, तो वो चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है, जायज़ बात है। और अगर शॉर्ट राइडर्स हैं तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन शॉर्ट राइडर्स के अगर स्किल अच्छे हैं तो वो कोई भी मोटरसाइकिल को चला सकते हैं। बाकी साइड स्टैंड हटा लेता हूं मैं, तो आपको और प्रॉपर तरीके से राइडिंग पोस्चर दिख जाएगा। हैंडल बार बहुत ही वाइड है, तो आपको एक कमांडिंग पोजीशन मिल जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा रॉयल एनफील्ड के बहुत वाइड हैंडल बार्स होते हैं, तो उसमें आपको ऐसे चेस्ट ओपन करके आप बैठते हैं, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है सीना तान के। और हैंडल बार जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ है, तो आपको एक रिलैक्स्ड राइडिंग पोस्चर मिल जाता है। आपकी एल्बोज जो है वो ऐसे लॉक नहीं होती है, शोल्डर या एल्बोज पे कोई लोड नहीं आता। अपराइट है राइडिंग पोस्चर, आप हैंडल बार की तरफ बायस नहीं है, तो सैडलिंग करना भी आपके लिए ईजी है, बिकॉज हैंडल बार जो है वो थोड़ा सा आपके पास में है, और उसके साथ ही जो फुट पेग पोजिशनिंग है वो थोड़ी सी आगे की तरफ कंपनी ने कर दी है, जिस वजह से आप इसमें सैडलिंग भी कर सकते हैं। और सीट जो है वो कंफर्टेबल है। अभी तक जितनी देर मैंने इसको राइड करा, सीट मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लग रही थी, और उसके साथ ही जो सस्पेंशन सेटअप है वो बहुत ही प्लायंट है, मतलब बहुत अच्छा सस्पेंशन सेटअप है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो कि मैं आपको भी आगे चल के बताऊंगा सस्पेंशन के साथ, जब हम थोड़ा हाई स्पीड में राइड करेंगे। सस्पेंशन सेटअप अच्छा है, अभी तक कोई बम्प मुझे महसूस नहीं हुआ एज सच। जो वो सस्पेंशन जो है रिबाउंड बहुत तेज़ देता है ना, पीछे की तरफ जो फेंकता है, धड़ से आवाज़ जो आती है, उस टाइप की कोई भी चीज़ मुझे फील नहीं हुई। अभी हमने रॉक्स पे भी थोड़ी क्रॉलिंग करी थी, उस टाइम कैमरा ऑन नहीं था, तो बिकॉज बैटरी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है, और मुझे ऐसा लगता है इसमें राइडिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा लंबा हो सकता है इसका। तो उधर जो है सस्पेंशन बाउंस बैक नहीं कर रहा था, तो ये चीज़ अच्छी है। तो आपको एक कंफर्टेबल और प्लायंट राइड मिल जाती है। सस्पेंशन ट्रैवल कंपनी बढ़ा चुकी है, 150 mm का फ्रंट में मिल जाता है, और रेयर मोनोशॉक में भी 150 mm का मिल जाता है, जो कि रेयर मोनोशॉक में 130 का मिलता था और फ्रंट में 140 का मिलता था। रेयर मोनोशॉक में आपको प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी मिल जाती है, फ्रंट में कुछ भी नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ हमने वॉक अराउंड रिव्यू में कवर करी है, इनको तो हटाइए अलग। लेकिन आज हम बात करेंगे इसके राइडिंग एक्सपीरियंस के बारे में। तो कंफर्ट के लिहाज से मोटरसाइकिल बहुत अच्छी है। आप थोड़े ऊंचे बैठ के चलाते हैं, वो इन द बाइक वाला फील नहीं आता, आपको ऑन द बाइक वाला फील आता है। समझ रहे हैं बात को? सीट जो है वो काफ़ी ऊंची है, टैंक भी आपके लगभग लेवल में ही आता है, तो आपको एक अच्छा कमांडिंग राइडिंग पोस्चर मिल जाता है। उसके साथ ही जो सीट है वो कंफर्टेबल है। फुट पेग पोजिशनिंग जो है वो क्लोज टू सेंटर साइड फुट पेग पोजिशनिंग है, तो आपको बहुत अच्छी फुट पेग पोजिशनिंग भी मिल जाती है। अगर आपको सैडलिंग करनी है तो अभी जैसे कि आपने देखा मैं कर पा रहा था ईजिली, वाइड हैंडल बार मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ मुझे फील हुई कि यार ये गाड़ी ना थोड़ी हैवी महसूस होती है। 176 kg का आई गेस वेट था स्पीड 400 का, और इसका जो वेट है वो 185 kg का इसका वेट है, और वो वेट जो है वो आपको डेफिनेटली महसूस होगा। स्लो स्पीड्स में तो नहीं, लेकिन हाँ हाई स्पीड में आपको डेफिनेटली महसूस होगा। अगर आपको हाई स्पीड में लेन चेंज करनी है तो मैं आपको करके बता देता हूँ। अब हम बात करते हैं हैंडलिंग की।
तो वेट जो है वो आपको महसूस हो रहा है। तो आपको बाइक को एक ग्रैब करके अच्छे से टक इन करके जो है अच्छा एफर्ट डाल के लेन चेंज करनी पड़ेगी, तब होगी। अगर आप ऐसे आराम से लेन चेंज करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा हाई स्पीड में वो आपको वेट जो है वो डेफिनेटली फील होगा। नाउ वील टॉक अबाउट द हाई स्पीड स्टेबिलिटी ऑफ द मोटरसाइकिल। तो वो वहाँ पे मुझे जो है थोड़ा सा ऐसा लगा कि और इम्प्रूव हो सकती थी। सी द फ्रंट एंड इज वॉबलिंग, मे बी दैट्स बिकॉज ऑफ द टाइटर ज्योमेट्री, रेक एंगल जो है वो कम हो गया है, मे बी ऐसा हो सकता है, लेकिन ये वॉबल नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये वॉबल कर रहा है और ये स्लो स्पीड में भी वॉबल कर रहा है, हाई स्पीड में भी। जनरली जो दूसरी बाइक्स कुछ होती हैं उसमें एक पर्टिकुलर स्पीड होती है जहाँ पे रेजोनेंस आता है और वो वाइब्रेट करता है हैंडल, उस टाइम पे वॉबल करता है हल्का सा, लेकिन हाई स्पीड में या बहुत स्लो स्पीड में नहीं करता है। लेकिन इसमें हर एक स्पीड पे कर रहा है, ये मैंने टेस्ट कर लिया है। इट्स नॉट ईगर टू चेंज द लेन। तो सस्पेंशन सेटअप इज वेरी गुड, मतलब अभी तक मुझे कोई भी बम्प महसूस नहीं हो रहा। अगर आप इसको ऑफ रोड में भी डाल देंगे तो आपको बम्प महसूस नहीं होगा। हाँ ठीक है, तो बहुत ही कंफर्टेबल सस्पेंशन मिला हुआ है इसमें आपको। तो बहुत ही कंफर्टेबल सस्पेंशन कंपनी ने प्रोवाइड करा है और ट्रैवल बढ़ने के साथ ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ गई हैं और सस्पेंशन सॉफ्ट हो गया है हल्का सा, जो कि आपकी डेली राइडिंग को, इंडिया में जो खराब रोड्स हैं, ब्रोकन पैचेस हैं, उन पे चलने के लिए स्क्रैम्बलर बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है। ये स्क्रैम्बलर को बनाने का जो मोटिव है वो यही है कि ये ब्रोकन पैचेस, रोड के खराब रोड्स को कवर कर सके। टिपिकल पूरा ऑफ रोड नहीं है ना, एग्जैक्ट ऑफ रोड नहीं, माइल्ड ऑफ रोडिंग या डस्ट में, ग्रेवल में, थोड़े खराब रोड्स पर चल सके। तो अभी ये अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। सस्पेंशन के लिहाज से बात कर लें, राइडिंग पॉस्चर के लिहाज से बात कर लें, कंफर्ट में मेरे हिसाब से 10 आउट ऑफ 10 है इस सेगमेंट की गाड़ी में। अब हम बात करते हैं इंजन की। तो इंजन में कंपनी ने एक चेंज करा है, वो ये है कि फ्रंट स्प्रॉकेट जो है वो 1 टीथ से छोटा कर दिया है, जिस वजह से बेटर इनिशियल एक्सेलरेशन मिल रहा है मोटरसाइकिल में और गियरिंग थोड़ी सी और शॉर्ट हो गई है बिकॉज फाइनल ड्राइव चेंज हुआ है। फर्स्ट गियर पे 40 तक जा रही है और सेकंड गियर पे 70 के आसपास। तो गियरिंग जो है वो थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है। पहले ये एक गियर पे ज़्यादा लंबा जाती थी, ज़्यादा स्पीड कैप्चर कर सकती थी, लेकिन वो अब नहीं करती है बिकॉज इंजन को ट्रैक्टेबल बनाने की कोशिश करी है, ताकि वो एकदम से, जैसे हम ऑफ रोडिंग कर रहे थे ना, हम हायर गियर डालें और एकदम इंजन स्टॉल होकर बंद हो जाए और फिर मोटरसाइकिल गिर जाए, वो चीज़ ना हो, इसलिए कंपनी ने ये करके रखा है। एंड विच इज़ अप्रिशिएटेड फ्रॉम माई साइड, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। इंजन पहले से ज़्यादा ट्रैक्टेबल हो चुका है। स्पीड 400 में इंजन मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ड्यूक 390 से तो बेटर है उसका इंजन, लेकिन वो अभी भी थोड़ा सा और ट्रैक्टेबिलिटी की ज़रूरत है। तो इसमें ट्रैक्टेबिलिटी बहुत अच्छी मिल गई है। सेकंड गियर पे इजीली क्रॉल कर सकती है मोटरसाइकिल, ये कोई नॉकिंग नहीं है। और 6th गियर पे, टॉप गियर पे अगर आप जो है स्पीड मेंटेन करना चाहें तो आप 40 की स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। लाइक 5th गियर ये है तो हम 40 तक जाएंगे। ओके, 6th 5th थोड़ा सा 40 तक बढ़ा लूँ मैं स्पीड, उसके बाद हाँ अब ये मेंटेन हो जाएगी स्पीड। तो इंजन जो है वो पहले से ज़्यादा ट्रैक्टेबल हो चुका है, स्लो स्पीड्स पर ज़्यादा हैप्पी हो चुका है इंजन, ये चीज़ अच्छी है। और फ्री रिविंग इंजन है। राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है, जिससे जो थ्रॉटल है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है थ्रॉटल बॉडी के फ्लैप से। उसके बाद आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, स्विचेबल एबीएस मिल जाता है। हाँ, एबीएस और ट्रैक्शन कंट्रोल अभी बंद है, जैसे कि आपको टेल लाइट बता रही है। और उसके साथ ही जो एबीएस है वो सिर्फ पिछला बंद नहीं होता है, दोनों बंद हो जाते हैं। फ्रंट एंड का भी एबीएस बंद हो जाएगा और रेयर एंड का भी एबीएस बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। तो आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप अपने स्किल्स के हिसाब से गाड़ी को राइड कर सकते हैं। 6000 आरपीएम के बाद जो है वो आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलना स्टार्ट होता है। स्लिपर क्लच आपको इसमें मिल जाता है, तो रेयर व्हील जो है वो स्पिन नहीं होगा। और राइड बाय वायर होने के साथ ही साथ एक चीज़ बहुत अच्छी है कि थ्रॉटल के ऑन ऑफ ट्रांजिशंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब नोटिसेबल नहीं है। जैसे कि हम एकदम थ्रॉटल ओपन करते हैं तो एकदम झटका सा दे मोटरसाइकिल, वो चीज़ नहीं है। बहुत काम सी चलती है, बहुत स्मूथ पावर डिलीवरी आपको मिलती है, लीनियर पावर डिलीवरी आपको मिल जाती है। लेकिन फिर भी 6000 के बाद जो है एक थ्रस्ट आपको अच्छा सा महसूस होगा, जिससे आपको जो है मोटरसाइकिल चलाने में मज़ा आएगा। और जितना ही पूरा रेफ बैंड है इसका, इसमें आपको हर जगह पावर अच्छी मिल जाती है। तो जैसे कि अभी हमें है 4000 आरपीएम के आसपास और धीरे से पुल करते हैं तो इंजन ट्रैक्टेबल है, लोअर एंड टॉर्क आपको अच्छा मिल जाता है, जिससे इंजन जो है वो ईजिली पुल हो जाएगा। गियरबॉक्स की अगर बात करें तो शिफ्टिंग बहुत ही अच्छी है, स्मूथ शिफ्टिंग आपको मिल जाती है, कोई बहुत तेज क्लिक साउंड नहीं है, कहीं पे फॉल्स न्यूट्रल नहीं आया अभी तक। वो सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी हैं। गियरबॉक्स भी स्मूथ है। इंजन रिफाइनमेंट की अगर बात करें तो इंजन इज़ रिफाइंड टिल, कहाँ तक रिफाइंड है, बस 8000 आरपीएम के बाद जो है इंजन से वाइब्रेशंस आने शुरू हो जाते हैं। और हैंडल से तो आप देख ही रहे हैं। ब्रेकिंग की अगर हम बात करें तो ब्रेकिंग के लिए हम ऑन करते हैं वापस से इसका एबीएस और ट्रैक्शन कंट्रोल, दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बिकॉज इसमें ब्रेकिंग में भी फ्रंट ब्रेक में कंपनी ने चेंज करा है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चल के। ओके, ऑफ एंड फिर से वी प्रेस एंड होल्ड, तो ट्रैक्शन और एबीएस दोनों ऑन हो चुका है। चलिए पीछे कोई नहीं आ रहा है, देख लेते हैं, ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं। तो
ब्रेक्स अच्छे हैं, इनिशियल बाइट जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है, और वो भी कंपनी ने उसका जस्टिफिकेशन दिया है कि इसमें सिंटर्ड ब्रेक पैड्स यूज नहीं करे हैं, जो कि स्पीड 400 में करे थे। स्पीड 400 रोड पे चलने के लिए थी, उसमें आपको अच्छी इनिशियल बाइट चाहिए रहती है कि आप ब्रेक पे हल्का सा टच करें और इनिशियल बाइट आ जाए, प्रोग्रेशन आ जाए ब्रेक से। लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं चाहिए रहती, बिकॉज आपको ऑफ रोड भी जाना है कभी, और उधर आपने हल्का सा भी टच कर दिया ब्रेक तो एकदम मोटरसाइकिल रुक जाए, वहीं पे थम जाए, वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए कंपनी ने इसमें जो ब्रेक पैड्स हैं वो उतने पावरफुल नहीं दिए हैं, तो उनकी मेरे ख्याल से लाइफ भी थोड़ी सी बेटर रहेगी। और हाँ, सर्विस इंटरवल से रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा आपका कि 16,000 किलोमीटर का इसका या 1 ईयर का सर्विस इंटरवल है, विच एवर इज अर्लियर, यानी कि 1 साल में आपका 1 साल हो जाए या 16,000 किलोमीटर हो जाए तो आपको सर्विस करानी है। बट मेरे हिसाब से एयर फिल्टर बॉक्स ये सारी चीज़ें गंदी हो ही जाती हैं, तो आपको वो मतलब करवानी ही पड़ेगी सर्विस, या आप खुद कर सकते हैं। लेकिन कंपनी का इंटरवल सर्विस कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए और सर्विस इंटरवल लंबा रखने के लिए रहता है कि 16,000 किलोमीटर तक चलाएं तो चल सकती है, लेकिन फिर आपको वो मज़ा आना कम हो जाएगा जो एंड में आप चलाएंगे ना 10,000 किलोमीटर के बाद या 5,000 किलोमीटर के बाद। और इंजन ऑयल भी एक्सट्रीम हीट में इंडिया में ब्रेकडाउन करता है, तो यूरोपियन स्पेक के हिसाब से हम नहीं चल सकते, हमें इंडियन स्पेक के हिसाब से चलना पड़ेगा, इंडियन रोड कंडीशंस, इंडियन एटमॉस्फेयर के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मेरा कहना यही है कि आपको 5-6,000 किलोमीटर में तो ऑयल चेक करना पड़ेगा एटलीस्ट, और अगर ज़रूरत है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो वाइब्रेशंस जो है वो 8000 आरपीएम के बाद से आना शुरू हो जाते हैं, जो कि आपके हैंडल बार तक आएंगे, और ये हैंडल बार दोबारा से वॉबल कर रहा है, हैंडल बार तक आएंगे। फुट पेक्स पर उतने वाइब्रेशंस नहीं है, ये चीज़ अच्छी है कि फुट पेक्स से आपके पैरों पर वाइब्रेशंस नहीं आ रहा है। बाकी ये नीज टक इन करने के लिए आपको नी रेसिस्टेंस काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, और टैंक पैड भी बहुत ग्रिपी है, तो आपको अच्छी ग्रिप भी मिल जाती है इसमें। तो अब आपका सवाल होगा कि इज़ दिस एन ऑथेंटिक स्क्रैम्बलर, मतलब ये स्क्रैम्बलर को जस्टिफाई करती है जो इसको नाम दिया गया है। जैसे कि बहुत सारी मोटरसाइकिल्स हैं मार्केट में जो कि स्क्रैम्बलर नाम तो दे दिया लुक्स के हिसाब से, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं करती। येस, दिस इज एन ऑथेंटिक स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल। तो आपको इसमें वो हायर ग्राउंड क्लियरेंस, टॉल प्रोफाइल मोटरसाइकिल की, और स्लिम वेस्ट और अच्छी सी सीट आपको मिल जाती है। सीट कंफर्ट भी हाँ अच्छा है, मैंने उसके बारे में बोला था कि रुक के बताऊंगा। तो अभी जितनी देर से मैं राइड कर रहा हूँ सीट कंफर्ट बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल है, और पीछे आपको पिलियन का सीटिंग रूम भी अच्छा मिल जाता है इसमें। ट्रैक्शन कंट्रोल तो ऑन था, लेकिन व्हीली थोड़ी सी पड़ गई थी, और उसके बाद देर में उसको याद आया कि व्हीली उठी हुई है गाड़ी में, तो फिर उसने नीचे करवाई गाड़ी, उसके बाद पावर कट हुई। सो एग्जॉस्ट नोट इज़ वेरी एंगेजिंग, मतलब बहुत ही अच्छा एग्जॉस्ट नोट है। और हम अगर बम्प्स में भी जाते हैं तो इसमें बम्प एक भी फील नहीं हो रहा है। तो सस्पेंशन सेटअप इज़ वेरी गुड, मतलब अपसाइड डाउन सस्पेंशन, और इतनी हैवी मोटरसाइकिल्स में सस्पेंशन सेटअप जनरली कंपनी जो है वो स्टिफ रखती हैं अच्छी हैंडलिंग के लिए, बट इसमें हैंडलिंग का ज़्यादा रोल नहीं है। इसमें हमें जो है एक बैलेंस चाहिए प्रॉपर। बट हाँ, सस्पेंशन में फ्रंट में अगर आपको एडजस्टेबिलिटी और मिल जाती, रिबाउंड और कंप्रेशन की, तो वो और बेटर रहता। तो उससे आप इसको रोड के लिए भी ट्यून कर सकते थे, और उसके लिए भी ऑफ रोड के लिए भी ट्यून कर सकते थे। तो ये प्रॉपर ऑफ रोड मोटरसाइकिल नहीं है, इसमें आप माइल्ड ऑफ रोडिंग, खराब रोड्स, ब्रोकन पैचेस को कवर कर सकते हैं। आपको प्रॉपर ऑफ रोडर चाहिए तो यू कैन गो फॉर अ डर्ट बाइक, एंड्यूरो मोटरसाइकिल और एडवेंचर मोटरसाइकिल। सो लेट्स चेक द इनिशियल पिकअप वंस अगेन। ओके, वीडी पॉपअप हुई थी और ट्रैक्शन कंट्रोल किक इन हो गया था। हाई स्पीड पर उतना कॉन्फिडेंस मुझे इसमें नहीं आ रहा है जितना कि आना चाहिए, जितना कि स्पीड 400 में आ रहा था कॉर्नरिंग के टाइम पे। बट सस्पेंशन सेटअप इज़ वेरी गुड, मतलब ऐसे ख़राब रोड पे मुझे एक चीज़ फील नहीं हो रही। मतलब सस्पेंशन के बारे में तो कुछ बोलने के लिए है ही नहीं मेरे पास कि मैं कुछ कंप्लेंट करूं। किसी भी आरपीएम रेंज में इस मोटरसाइकिल में आपको ऐसा फील नहीं होगा कि इंजन का आरपीएम बढ़ रहा है, इंजन की आवाज़ बढ़ रही है, लेकिन मोटरसाइकिल खिंच नहीं रही, वो थ्रस्ट नहीं ऑफर कर रही। वो थ्रस्ट जो है वो आपको आरपीएम में, पूरे हर आरपीएम में मिलता रहेगा। अगर इंजन के ओवर हीटिंग की बात करें तो देखिए उतना ही हीट होती है जितने की स्पीड 400 होती है, कोई खास चेंजेस नहीं है कूलिंग सिस्टम में इसके। लेकिन हाँ, फैन बार बार किक इन होने लगता है। जैसे ही आप स्लो स्पीड में आएंगे, ट्रैफिक में जाएंगे, क्या फैन जो है वो किक इन हो जाएगा, वहाँ पे जो है फैन चलेगा, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ओवर हीट हो रही है मोटरसाइकिल। बहुत माइन्यूट सी हीट जो है वो आपके पैरों की तरफ आती है, वो भी स्लो स्पीड्स में। जब आप हाई स्पीड में चलाएंगे तो वो हीट जो है वो डिसिपेट हो जाएगी, तो उतना पता नहीं चलेगा आपको। तो आई होप सो मैंने पूरी रिक्वायर्ड डिटेल्स इस मोटरसाइकिल की कवर कर ली होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और एसआर मोटो वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल देन, वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।